हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 15 और 16 अगस्त की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। कल ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं कल वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी लोगों से। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। बट आज हम इस वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे एंड आई होप मैं डिस्कस करूँगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो भी आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जब हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने द हिंदू से और जो पीआईबी की जो न्यूज़ होती है उनमें से मर्ज करके बनाया है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा फोल्डर मिल जाएगा जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वहाँ पे जब एमसीक्यू पैटर्न में आपको इस तरीके के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि जो इसके रिगार्डिंग जो आपको एक एक्सप्लेनेशन और जो डीप इन्फॉर्मेशन मिले उसमें आप एक अच्छा खासा फोल्डर तैयार कर सके अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। तो ब्रेन में एक अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग भी होती रहेगी, ठीक है। और रिवाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है, याद रखना। अभी एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से देख के, लेकिन 24 आवर्स के अंदर एक बार और रिवाइज करिएगा और कोशिश करिए कि 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रखिए। मतलब कम से कम 10 में से 6 आंसर को करेक्ट करने की कोशिश करिए। डेली वीडियो पे आते रहिए ताकि आपको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और जब 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में आप इसी तरीके से पहुंचते रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये बन जाएगा कि जब उस फेज़ में रहेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को जब आप देते हैं वहाँ पे अगर आप 10 में से शुरू के 10 में से 6 क्वेश्चन करते हैं, मतलब 60% जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ जाती है कि आप उस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सको, ठीक है। और अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स की हम बात करें तो वहाँ पे तो एवरी ईयर अगर आप 60% कोई भी एस्पिरेंट्स अगर स्कोर करता है, 60% प्लस चला जाता है, तो देखो उसका एग्ज़ाम तो क्रैक ही हो गया। क्योंकि अभी तक कभी भी यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो 120 प्लस नहीं गया, इसलिए वहाँ पे आपको ये क्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू नरेंद्र मोदी रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज गिवन दिस अवार्ड, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जायद है, ये किस कंट्री का अवार्ड जिसको अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सो फर्स्ट है अफगानिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है इसराइल, थर्ड ऑप्शन है यूएई एंड फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी है, जो यूएई है। इसने क्या किया है, ये ऑर्डर ऑफ जायद जो वहाँ का सबसे टॉप रैंकिंग अवार्ड होता है उसको अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें आपको पर्सनैलिटी का नाम भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या किया जाता है कि वहाँ पे पर्सनैलिटी का नाम चेंज कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की जगह शायद आपको किसी और जैसे वाइस प्रेसिडेंट का नाम दे दिया जाएगा कि उनको ये कन्फर्ड किया गया है, बट ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ जायद हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कन्फर्ड किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको रिसीव कर लिया था, मतलब जो ऑर्डर ऑफ जायद जो अवार्ड है, जो एक सिविल डेकोरेशन अवार्ड है यूएई का, ठीक है, जिसको कन्फर्ड किया गया था अप्रैल 2019 में, ठीक है, देने के लिए किसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये रिकॉग्निशन करता है डिस्टिंग्विश लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर गिविंग अ बिग बूस्ट टू बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो रिकॉग्निशन करके हमने उनको दिया है, क्योंकि जो हमें प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छा एक हमारा रिलेशन बना दिया है किसके साथ, यूएई के साथ। तो अब ये दो जो कंट्री हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है इन द फ्यूचर। तो इन्हीं सब चीज़ों से और जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं उनकी जो और भी अचीवमेंट उनको देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा, यूएई के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्कर सोलर प्रोब, ये इसको लॉन्च किया गया है, तो ये किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन है ऑप्शन 1 इसरो, ऑप्शन 2 नासा, ऑप्शन 3 स्पेस एक्स एंड ऑप्शन 4 रॉसकॉस्मोस। चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसको रिलीज़ करने वाली जो एजेंसी है ऑप्शन बी है आपकी नासा, ठीक है, नेशनल, जिसको आप बोलते हैं, इसका नाम पूरा क्या है, इसका नाम आप पूरा मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। हालांकि काफ़ी इजी है क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको पता होगा। चलिए फिर भी आप कमेंट में मुझे बताइए। तो इसको जो रिलीज़ करने वाली एजेंसी आपकी नासा है, ठीक है, जिसने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये
एक प्रकार से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा जो सन सरफेस का, ठीक है, 4 मिलियन माइल्स ऑफ द सन सरफेस, इतने तक की ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करेगा और फेसिंग करेगा जो हीट है और जो रेडिएशन है, लाइक जो स्पेस क्राफ्ट बिफोर इट, ठीक है, उसके पहले की कि कम से कम कितनी ज़्यादा हीट और इसको उसके अंदर अभी देखी जा रही है 4 मिलियन माइल्स तक के लिए। इसको जो लॉन्चिंग इसका जो हो रहा था ये 2018 में, पार्कर सोलर प्रोब विल प्रोवाइड अ न्यू डेटा ऑन सोलर एक्टिविटी एंड मेक क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर एबिलिटी टू फोरकास्ट मेजर स्पेस वेदर इवेंट दैट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिस तरीके की हमको वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, सन सरफेस से, तो ये अर्थ के जो लाइफ इम्पैक्ट है उस पर ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च करने वाली जो एजेंसी है नासा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिस तरीके से अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अभी इस समय पहले कोविड-19 के पहले था, और अब जिस समय से पोल्यूशन हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और अगेन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपका लॉकडाउन को फ्री आउट किया जा रहा है तो और ज़्यादा अब क्या हो रहा है, वाहन चलने लगे हैं, व्हीकल्स स्टार्ट हो गए हैं, तो उससे पोल्यूशन अगेन बढ़ने लगा है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। चलिए तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक आर यूज्ड ओनली वंस बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकल। कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको और जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होता है इसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं केवल एक ही बार, अगर आपने इसको फेंक दिया या फिर रिसाइकल कर लिया, उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू फेज आउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2024। कि इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2024 तक हमको लाना मतलब कंप्लीट कर लेना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन टू, नाइदर वन नॉर टू। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और जो इसको डिस्पोजेबल प्लास्टिक होते हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं ओनली वंस बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकल। मतलब जिस तरीके जो पॉलीथीन है इसको आप फेंक देते हैं क्योंकि आप इसको समझते हैं कि ये आपका पूरा गार्बेज है, आपने इसको फेंक दिया है, बट हम उस गार्बेज को क्या कर सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जरिए उसको वापस से रीयूजेबल बना सकते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दिया ये 2024, ये नहीं, हमारा जो टारगेट है ये 2022 है। 2022 ही टारगेट क्यों रखा गया? क्योंकि 2022 में हम अपनी कंट्री की 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हमने इसको ये टारगेट रखा गया। ठीक है, तो 2022 में काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी टारगेट रखे गए हैं, वो भी हम वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको एक अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिस तरीके से थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक होता है, ठीक है, इसको आप यूज़ तो कर सकते हैं एक बार थ्रोन अवे और रिसाइकल के बाद, लेकिन आप किस तरीके के प्लास्टिक होते हैं, जैसे जो आपके प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गया, कॉफ़ी स्टाइकर्स हो गया, सोडा हो गया, और जो वाटर बॉटल्स होती हैं, इन सभी की पैकिंग को आप दोबारा रीयूजेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ईच ईयर एंड हाफ ऑफ इट डिस्पोजेबल। बट द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि 300 मिलियन से टन है प्लास्टिक, ये हम ईच ईयर को इसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 300 मिलियन टन इतना प्रोड्यूस तो होता है, बट रिसाइकल कितना होता है इसका? केवल हाफ। दैट द मीन आप बोल सकते हो 150 मिलियन ही हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइव स्टॉक सेंसस। सो लाइव स्टॉक सेंसस अभी रिसेंटली किया गया है, तो इसको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंसस कंडक्टेड वंस इन एवरी 10 ईयर्स, कि जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है इसको हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। सेकंड है फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1919, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो गिवन कोड्स आर करेक्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस है इसको 1919 में कंडक्ट किया गया था। अब आपको बताना कि इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉर टू। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। मतलब जो फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस ये तो 1919 में किया गया था, बट फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, क्योंकि जो ये सेंसस है ये नॉट डन इन एवरी 10 ईयर्स, ये होता है आपका एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, जो लाइव स्टॉक सेंसस किया जाता है मतलब जो पशुओं के ऊपर, जो हमारे यहाँ के जो
एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर जो सेंसस किया जाता है ये हर 10 साल में किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको बताया कि ये वंस एवरी 5 ईयर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें काउंटिंग की जाती है कि ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है। और जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस है वॉज कंडक्टेड लास्ट ईयर, इसको लास्ट ईयर 19th वॉज इन 2012 में कंडक्ट किया गया था, एंड द फर्स्ट इन 1919 में। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर ईच ऑफ the livestock category was significantly lower than the output growth reported by the Central Statistical Organization। तो CSO ने अभी रिपोर्ट दिया है कि बिटवीन दीज टू सेंसस, जो 1919 था और जो 2012 था, ये जो दो सेंसस किए गए हैं, ठीक है, ये जो सेंसस किए गए इसके हिसाब से जो अभी देखा गया जो ग्रोथ ऑफ एनिमल्स की, ये थोड़ी बहुत अभी लोअर देन देखी गई है। जो मतलब जो इस बार का जो सेंसस किया गया उसमें क्या देखा गया है कि एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो लास्ट ईयर का जो सेंसस था उससे थोड़ा कम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी कौन सी है? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ईयर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स केम इनटू फोर्स। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कब आया था? ऑप्शन है ओनली 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2018। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो 2017 में, मतलब अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 1 अगस्त 2017 में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इनको लाया गया था, ताकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें जो अवॉइडेंस होती है उसको थोड़ा सा क्या किया जा सके, उस प्रॉब्लम को रिड ऑफ किया जा सके। तो इसलिए इनको लाया गया था। और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये जो रूल लाया गया था, जो कोड था, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल 2019 का, उसको प्रपोज करके इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स टैक्स है, मतलब रूल्स हैं, ये एम्पावर करते हैं जो टैक्स अथॉरिटी को, ताकि डिक्लेयर कर सके कोई भी अरेंजमेंट जैसे इम्परमिसिबल हो जाता है इफ़ इट वॉज एंटर्ड इनटू विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट एंड इफ़ इट लैक्ड कमर्शियल सब्सटेंसेस और सेटिस्फाइड सर्टेन अदर कमोडिटीज़। मतलब क्या होता है कि अगर जब आप इम्परमिसिबल करते हैं, मतलब जैसे कोई भी एंटर्ड करता है किसी भी पर्पस से ताकि ऑब्टेनिंग टैक्स का बेनिफिट लिया जा सके, तो उस समय क्या हो जाता है, जो भी लैक कमर्शियल सब्सटेंसेस और जो सेटिस्फाइड सर्टेन अदर कंडीशंस होती हैं उनको पूरा करने के लिए इस रूल को लाया गया था, जिसको सॉरी वहाँ मैंने शायद 1 अगस्त बता दिया, वो 1 अगस्त रॉन्ग है। आप इसको 1 सेकेंड, ठीक है, वो 1 अगस्त रॉन्ग है, यहाँ पे ये 1 अप्रैल है, नॉट 1 अगस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृत स्कीम। अमृत स्कीम के ऊपर 2 स्टेटमेंट बताना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द स्कीम एम्स टू एंश्योर बेसिक सिविक एमेनिटीज इन सेलेक्ट अर्बन एंड रूरल क्लस्टर। तो ये जो स्कीम है इसका ये मतलब है कि इसको एंश्योर करना है जो सिविक एमेनिटीज़ होती हैं जो सेलेक्टेड अर्बन और जो रूरल क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पे। सेकेंड है ओडिशा हैज़ टॉप अमंग ऑल स्टेट्स इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम। तो जो ओडिशा है इसने सभी स्टेट्स में क्या किया, टॉप किया है अमृत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर, मतलब जो ओडिशा है इसने टॉप किया है अमृत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बट जो स्कीम है इसका एम तो ठीक है, ये पार्शली करेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इसका एम है ये इंश्योर करना बेसिक सिविक एमिनिटीज़, ये तो ठीक है, बट इन सेलेक्ट अर्बन एंड रूरल क्लस्टर, तो रूरल क्लस्टर्स के लिए नहीं है, ठीक है। जो अर्बन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रूरल के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर, लेकिन सेलेक्टेड नहीं, ठीक है, ऐसा कोई सिलेक्टेड नहीं दिया है, सभी जगह इसको किया जाएगा। तो केवल एक स्टेटमेंट के कारण, एक वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अब थोड़ा और इसके बारे में समझ लेते हैं। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अर्बन का ट्रांसफॉर्मेशन है, याद रखना स्कीम में भी दिया गया, क्या दिया गया? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ जो हमने थोड़ा सा बता दिया, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ये रूरल क्लस्टर के लिए नहीं है, ये स्कीम केवल अर्बन का रेजुविनेशन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से उसको
रिड ऑफ करने के लिए जो प्रॉब्लम को रहती हैं, ठीक है। तो अमृत की जो स्टेट जो फुल फॉर्म है ये है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर जो सिविक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे जो प्रोवाइड कराएगी वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। तो इसके अंदर ही किया जाएगा। और जो मिशन कवरिंग करेंगे, जो इस मिशन के अंदर 500 सिटीज़ को कवर किया जा रहा है, जिसमें ऑल सिटीज़ और जो टाउन्स है विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख विद नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़। तो याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है कि इस स्कीम के अंदर, अमृत स्कीम के अंदर 500 सिटीज़ को लिया जा रहा है, ठीक है। और हर सिटीज़ में, जिस सिटीज़ में 1 लाख के अबव पॉपुलेशन है, जिसको म्यूनसिपल जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसके द्वारा नोटिफाइड किया गया, उन्हीं को इसके अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको टॉप करने वाली जो स्टेट है वो ओडिशा है, और साथ ही साथ जो सेकंड पोजीशन पे है ये आपका चंडीगढ़, और थर्ड पोजीशन पे तेलंगाना है, ठीक है। अगर परसेंटेज देख लें तो 75.8% आपका छत्तीसगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़ है, और 74.04 ये आपका तेलंगाना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्टली मैच। तो इनमें से ये सारे रीज़न अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो बताना कौन से करेक्ट स्टेटमेंट मैच करता है। फर्स्ट है टोंगा, इसकी लोकेशन साउथ अटलांटिक ओशन में है क्या। सेकंड है विलिंगली आइलैंड, क्या ये इंडियन ओशन में लोकेट करता है। एंड थर्ड है पाम आइलैंड, तो क्या ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेट करता है। एंड ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। मतलब जो टोंगा है ये साउथ अटलांटिक में लोकेट नहीं करता है, ये आपका लोकेट करता है साउथ पैसिफिक, याद रखना है, ठीक है। साउथ पैसिफिक में लोकेट करता है। विलिंगली आइलैंड बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन ओशन में लोकेट करता है। और इंडियन ओशन में कहाँ पे, इंडियन ओशन में ये मालदीव के अंदर लोकेट करता है, ठीक है। मालदीव का एक आइलैंड है। थर्ड भी करेक्ट है, जो पाम आइलैंड है ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेट करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के नीचे है ये हो गया टोंगा रीजन, ठीक है। तो टोंगा कहाँ पे हो गया आपका, ये साउथ पैसिफिक में हो गया। और जो आपका विलिंगली आइलैंड है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट करता है, वो मालदीव में लोकेट करता है। और थर्ड जो आपका पाम आइलैंड होता है ये आपका यूएई इधर पे, ठीक है। यूएई में इधर पे थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जहाँ मैंने रेड कलर का डॉट रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकेट करता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है all member countries of the UN International Labour Organization have ratified the ILO Convention on the worst form of child labor। की जो पूरी जो मेंबर है यूएन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसने रेटिफाइड कर दिया है आईएलओ कन्वेंशन, ताकि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है उसको क्या कर सके, उसको रोक सकें। सेकेंड है यूएन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2021 एज द ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। यूएन जनरल असेंबली है जिसको यूएनजी आप बोलते हैं, उसने डिक्लेयर कर दिया कि 2021 तक जो एलिमिनेट कर देना है चाइल्ड लेबर को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए समझ लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग समझ लीजिए। जो यूएन जनरल असेंबली है, ठीक है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कितने मेंबर हैं, तो इसके अंदर 187 मेंबर है। और 187 मेंबर में से 182 जो मेंबर है इन्होंने आईएलओ कन्वेंशन को रेटिफाइड कर दिया है, ताकि जो चाइल्ड लेबर के कारण प्रोटेक्ट किया जा सके चिल्ड्रन की लाइफ को, और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो होता है उसको और जो इंक्लूडिंग जो स्लेवरी होती है, जो प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है, और जो ट्रैफिकिंग की जाती है ह्यूमंस की, इन सभी चीज़ों को क्या किया जा सके, रोका जा सके। और जो पैसिफिक आइलैंड्स होते हैं जिस इनके अंदर जो नेशन जो टोंगा, ठीक है, टोंगा इसीलिए न्यूज़ में था, इसलिए हमने उसकी लोकेशन पर डिस्कस की थी। जो टोंगा है इसने डिपॉजिट किया है इसका रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट विद द आईएलओ रिसेंटली, ठीक है। तो रिसेंटली क्या किया है, अभी रिसेंटली टोंगा ने इसको ज्वाइन किया है, बिकमिंग द फाइनल कंट्री टू डू सो। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इसलिए करेक्ट है क्योंकि यूएन जनरल असेंबली जो है इसका जो ईयर है चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने का, ये 2021 है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया भी इसका एक पार्ट है चाइल्ड लेबर का, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण जो आपका राइट आंसर ये हो जाता है ऑप्शन सी,
ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील ऑन टैक्सेशन। ठीक है, तो फेसलेस असेसमेंट और जो फेसलेस अपील है टैक्सेशन के ऊपर, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, द इनकम टैक्स असेसमेंट अपील्स आर टू बी रेंडमली अलॉटेड टू ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। जो इनकम टैक्स असेसमेंट है अपील, इसको रेंडमली अलॉट किया गया है ऑफिसर्स को पूरी कंट्री के अंदर। सेकंड है, केसेस रिलेटिंग टू सीरियस फ्रॉड, बेनामी केसेस एंड द इंटरनेशनल टैक्सेशन आर नॉट टू बी कवर्ड अंडर द फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील। तो इसके अंदर जो सीरियस फ्रॉड होते हैं, बेनामी केसेस होते हैं और इंटरनेशनल जो टैक्सेशन होते हैं, इसको कवर नहीं किया गया है फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील स्कीम के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। जो आपका अभी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन एक स्कीम का नाम है, एक स्कीम लॉन्च की गई है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत अनवील की जाएगी फेसलेस अपील ऑफ, और जो आपका फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस जो अपील टैक्सेशन है, इसको रिवील किया जाएगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, ताकि एलिमिनेटिंग की जा सके जो फिजिकल इंटरफेस होती है ना बिटवीन टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, जो फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो उसको क्या किया जा सके, उस फ्रॉड को रोका जा सके, ताकि जो टैक्स पेयर की जो मनी होती है, ठीक है, जो टैक्स पेयर जो मनी होती है वो अच्छे तरीके से क्या की जा सके, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी उनके पास तक पहुँच सके, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। ठीक है, साथ साथ जो एक्सेप्शन इसके अंदर दिए जा रहे हैं, तो एक्सेप्शन में कौन कौन है? तो जो सीरियस फ्रॉड्स होते हैं, मेजर टैक्स इवेंशन होते हैं, इंटरनेशनल टैक्स होते हैं, ब्लैक मनी होती है, बेनामी प्रॉपर्टी, ये काफ़ी बड़े केसेस होते हैं, इसलिए इन केसेस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू जो अंडरस्टैंडिंग, ये हो जाता है आपका ऑप्शन, दोनों करेक्ट होने के कारण ऑप्शन सी। तो याद रखना एक्सेप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिए। जो केसेस रिलेटेड टू है, इसमें जो सीरियस फ्रॉड है, मेजर टैक्स है, जो सेंसिटिव और जो सर्च मैटर्स होते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेस होते हैं, ब्लैक मनी और जो बेनामी प्रॉपर्टी, ये सब इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। और माई गवर्नमेंट, तो ये इसका एक इनिशिएटिव इसके द्वारा लिया गया है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जे सत्यनारायण कमेटी, इसका मैंडेट क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, सेकंड है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, थर्ड है सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स एंड फोर्थ है फिजिबिलिटी ऑफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, मतलब इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, एक डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट बनाया जा सके, उसलिए जे सत्यनारायण कमेटी ने अपना मैंडेट तैयार किया है और गवर्नमेंट को दिया, ताकि इसके अंदर जो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट उसको अच्छे तरीके से बना के दिया जा सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो जे सत्यनारायण है, ये फॉर्मर चेयरमैन है UIDAI के, ठीक है, जिन्होंने अभी इस कमेटी को चेयर किया है। ठीक है, किस कमेटी को? नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट को। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ जो ब्लूप्रिंट है, इसको प्रिपेयर्ड किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिस पैनल को हेड किया था जे सत्यनारायण जी ने। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्टिव है, ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये क्रिएट करना फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल हेल्थ स्टेक प्रपोज्ड इन 2018 बाय द नीति आयोग की, एक फ्रेमवर्क बनाना है नेशनल हेल्थ स्टेक के लिए। और जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिटेड इन अक्टूबर 2019 में सबमिट कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर इसके साथ वर्क कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वर्क कर रही है। और इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है, तो जे सत्यनारायण चेयर कर रहे हैं। और कमेटी का नाम क्या है, तो कमेटी का नाम नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जो नीति आयोग के फ्रेमवर्क के अंदर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कंप्लीट आज का डिस्कशन था, आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।